हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आई होप सो बहुत मजे में होंगे। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 3 ऑफ योर ज्योग्राफी सब्जेक्ट 9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए ये लेक्चर है। एंड वेलकम टू JR ट्यूटोरियल्स। तो दिस इज प्रिया मिश्रा और मैं आप लोगों को आज सिखाने वाली हूँ ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3, जिसके अंदर हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं। एंड चैप्टर नेम इज एक्सोजेनेटिक प्रोसेस। सो इससे पहले वाले चैप्टर में हमने कंप्लीट किया है एंडोजेनेटिक प्रोसेस। ठीक है। सो एंडोजेनेटिक प्रोसेस के अंदर हमने क्या क्या सीखा कि हमारे अर्थ के इंटीरियर पार्ट की वजह से क्या क्या इफेक्ट्स हमें हमारे अर्थ के कॉन्टिनेंट वाले पार्ट्स में दिखाई देता है ना। हम कभी कभी आपको अर्थक्वेक फेस करना पड़ा होगा, अभी तक आपने नहीं किया होगा मे बी, लेकिन मैंने एक बार अर्थक्वेक देखा हुआ है। सो हमारे आप कहीं ना कहीं सुनते होंगे ना कि अर्थक्वेक आया था और उसकी वजह से ऐसे इम्पैक्ट्स आए थे। ठीक है। तो वो किसकी वजह से होता है? अर्थ के इंटीरियर पार्ट की वजह से होता है, वॉल्केनिक इरप्शंस। ठीक है। ऐसी सारी चीजें कैसे होती है, क्यों होती है, ऐसी मल्टीपल चीजें हमने कंप्लीट कर ली है हमारे लेक्चर नंबर 2 के अंदर, मतलब कि आपके चैप्टर नंबर 2 के अंदर। ओके। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 3, जिसके अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सोजेनेटिक प्रोसेस। ठीक है। अर्थ के क्रस्ट के ऊपर मींस कि आपको आज देखने वाले हैं हम एक्सोजेनेटिक प्रोसेस। मींस कि अर्थ के आउटर पार्ट में कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं, उसके इफेक्ट्स हमें कैसे कैसे देखने मिलते हैं, वो सारे पिक्चर्स के थ्रू मैं आप लोगों को बहुत बढ़िया से समझाने वाली हूँ। लेक्चर लास्ट तक देखना है, वीडियो को लाइक जरूर से कर देना है, और अगर अभी तक आप चैनल पर न्यू हो तो जरूर से सब्सक्राइब कर लेना और आपके सारे फ्रेंड्स को शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। ओके चलो, स्टार्ट करेंगे हमारे चैप्टर नंबर 3 के फर्स्ट टॉपिक की शुरुआत करते हैं। ठीक है। व्हाट आर एक्सोजेनेटिक प्रोसेस? एक्सोजेनेटिक प्रोसेस होता क्या है, इस चीज को समझते हैं। ठीक है। यहाँ पर हमें क्या बताया हुआ है? द अर्थ सरफेस इज ऑलवेज चेंजिंग। हमारा अर्थ का जो सरफेस पार्ट होता है वो हमेशा चेंज होता हुआ आपको दिखाई देता है। ठीक है। आपने कभी ऐसा देखा है, नोटिस किया है आपने कि हर जगह आपको सेम सेम नहीं दिखाई देता। ठीक है। अर्थ का सरफेस जो है वो हर जगह आपको सेम सेम नहीं दिखाई देता। आपको रॉक्स में भी वेराइटी दिखाई देती है ना। आपको बहुत सारी चीजें लाइक फॉर एग्जाम्पल आप रॉक्स के अंदर भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स देखते होंगे, बहुत अलग अलग तरह से उसके ऊपर आप इफेक्ट्स देखते होंगे। तो वो किसकी वजह से होता है? बिकॉज ऑफ सन। ठीक है। हमारे अर्थ के ऊपर जो जो चीजें हैं उसके अंदर भी हमें बहुत सारे वेरिएशंस दिखाई देते हैं, बहुत सारे अलग अलग चेंजेस दिखाई देते हैं, टाइम के अकॉर्डिंगली वो चेंज होते रहते हैं। वो सारी चीजें एक्सोजेनेटिक प्रोसेस के अंदर आ जाता है। ठीक है। Changes happen due to internal movement inside the earth. For example, earthquake, volcanic eruption, folding, faulting. Changes also happen due to external forces. For example, earth surface forces. These external processes are called exogenetic process. Main forces that cause them. सब कौन कौन से चीजों की वजह से ये चीजें होती है या फिर हमें दिखाई देती है, वो हमें देखना है। बिकॉज ऑफ सोलर एनर्जी की वजह से हमें दिखाई देता है, काइनेटिक एनर्जी की वजह से हमें दिखाई देता है, और ग्रेविटी की वजह से हमें ये चीजें दिखाई देती है। ठीक है। अब जैसे समझते हैं कि अर्थ के सरफेस पर अगर हम जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैं एक ऑनियन का एग्जांपल देती हूँ कि आपके सामने मैंने एक ऑनियन रखा। ठीक है। अब उस ऑनियन के ऊपर जब मैं बहुत ज्यादा हीट प्रेस करूंगी, हीट डालूंगी, तो सबसे ऊपर वाला जो उसका लेयर होगा वो सबसे ज्यादा अफेक्टेड होगा उस हीट की वजह से। यस और नॉट? यस। यहाँ पर क्या होगा? सबसे अपर वाला जो लेयर होगा उसके ऊपर हमें सबसे ज्यादा इफेक्ट दिखाई देगा और फिर वो फट जाएगा। ठीक है। उसके अंदर वाले लेयर्स के ऊपर ज्यादा इफेक्ट दिखाई देगा क्या? नहीं दिखाई देगा। बट जब वो लेयर फट जाएगा उसके बाद नेक्स्ट वाले लेयर के ऊपर इफेक्ट दिखाई देगा, है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? जैसे जैसे अर्थ के अंदर भी, अर्थ पे भी क्या हो रहा है, यहाँ पर जितने भी हमारे पास लाइक रॉक्स है, वो रॉक्स के ऊपर भी हमें इसी तरह से दिखाई देता है। वो जो लेयर्स होते हैं ना, हमें सबसे पहले हीट किसके ऊपर आएगा? सबसे अपर लेयर के ऊपर आएगा, और उस अपर लेयर पर जब हीट आता है तो कंटिन्यूस उस हीट की वजह से वो लेयर फटना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? वेदरिंग कहते हैं। ठीक है। वो लेयर ब्रेक हो जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट लेयर के ऊपर वो इंपैक्ट आएगा। ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है? हमें रॉक्स में चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। समटाइम आप देखेंगे कुछ कुछ रॉक्स ऐसे होते हैं ना, जब आप टच करो ना तो वो गिरने लग जाते हैं। ठीक है। क्या हो जाता है? वो
उनका भी क्या हो रहा है, इरोजन की वजह से हो रहा है। ठीक है, बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जिनकी वजह से इस तरह की चीजें हमें दिखाई देती है। ठीक है, रॉक्स बहुत भुरभुरी सी हो जाती है, आपने टच किया तो वो गिरनी स्टार्ट हो जाती है ना। सो बहुत सारी ऐसी चीजें हमें दिखाई देने वाली है। समटाइम बहुत ज्यादा हीट के वजह से रॉक्स फट जाते हैं, समटाइम बहुत ज्यादा कूल के वजह से रॉक्स फट जाते हैं, समटाइम रॉक्स के अंदर क्रिस्टल्स फॉर्म होने लग जाते हैं और उस क्रिस्टल की वजह से ब्रेकेज आना स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसी मल्टीपल चीजें होती है हमारे अर्थ के एक्सटर्नल पार्ट में, मतलब कि इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, एक्सोजेनेटिक प्रोसेस। ठीक है, जो अर्थ के अपर पार्ट में होता है, बिकॉज ऑफ हीट, बिकॉज ऑफ टू मच ऑफ कोल्ड। ठीक है, ये सारी रीजन, काइनेटिक एनर्जी की वजह से, ठीक है, इन सारी रीजंस की वजह से जो अर्थ के सरफेस के ऊपर हमें चेंजेस दिखाई देता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्सोजेनेटिक प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, और अर्थ के इंटीरियर पार्ट में जो चेंजेस होते हैं उसे हम लोग एंडोजेनेटिक प्रोसेस कहते हैं, है ना। चल देखते हैं। चलो, सो सेकेंड टॉपिक इज वेदरिंग। वेदरिंग किसे कहते हैं, ब्रेकिंग ऑफ रॉक। ब्रेकिंग ऑफ रॉक, जब रॉक्स ब्रेक होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, वेदरिंग कहते हैं। ठीक है, लाइक फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस। ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर क्या हो रहा है, रॉक्स ब्रेक हो रहे हैं, नीचे की तरफ आ रहे हैं, है ना। सो कभी कभी आप देखते हो लैंडस्लाइड हो जाता है, एक्सट्रीम वाटर की वजह से, जब बहुत ज्यादा बारिश होता है, बहुत ज्यादा रेनी सीजन आ जाता है, उस टाइम पे जब बहुत ज्यादा बारिश होता है तो उस टाइम पर आप देखते हो कि अर्थ का जो सरफेस वाला पार्ट होता है उसके अंदर ब्रेकेज आने लग जाते हैं, जो पत्थर होते हैं, रॉक्स होते हैं, वो टूटते हैं या फिर वो गिर जाते हैं। ठीक है, सो इस तरह की चीजें आपको दिखाई दे रहे लग जाती है ना। चलो देखते हैं, इसका मतलब समझते हैं। मीनिंग, ब्रेकिंग और वीकिंग ऑफ रॉक, ब्रेक करना और उसे वीक कर देना रॉक को इन सम प्लेसेस, नो मोमेंट्स। रॉक में ब्रेक ड्यू टू द फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल रीजन। ब्रेक्स, जो ब्रेकिंग जो होता है किसके बीच में, रॉक्स के बीच में जो ब्रेकिंग होता है, ब्रेकेज आता है, वो किसकी वजह से हो सकता है, एक तो फिजिकल वेदरिंग की वजह से हो सकता है, एक तो एक तो केमिकल वेदरिंग की वजह से हो सकता है, और तीसरा बायोलॉजिकल वेदरिंग की वजह से हो सकता है। ठीक है, सो 3 वेदरिंग के रीजंस है, 3 वेदरिंग के वजह से रॉक्स के बीच में ब्रेकेज आ सकता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ वेदरिंग। ठीक है, फर्स्ट टाइप ऑफ वेदरिंग इज केमिकल वेदरिंग और मैकेनिकल वेदरिंग, और मैकेनिकल वेदरिंग को हम फिजिकल वेदरिंग भी कहते हैं। ठीक है, फिजिकल वेदरिंग, मैकेनिकल वेदरिंग सेम होता है। ओके, याद रहेगा आपको। चलो आगे देखते हैं। सो फिजिकल वेदरिंग के बारे में हम स्टडी करेंगे, कैसा होता है फिजिकल वेदरिंग। ये देखो, लाइक दिस। फिजिकल वेदरिंग हम इस तरह से देख सकते हैं, यहाँ पर ये आपको ऑनियन के लेयर्स के जैसे दिखाई दे रहा है ना। यहाँ पर अगर कंटिन्यूअसली हीट, एक ही जगह पे हीट कंटिन्यूअसली आ रहा है, या फिर वाटर कंटिन्यूअसली एक ही जगह पे वाटर फ्लो हो रहा है, फॉल हो रहा है, सो उस रीजन की वजह से क्या होता है, उस रॉक का जो वो अपर वाला लेयर होता है ना, उसके अंदर धीरे धीरे ब्रेकेज आना स्टार्ट हो जाता है, और वो नीचे वाले लेयर पर सारा जो प्रेशर होता है वो नीचे वाले लेयर के ऊपर आ जाता है। ठीक है, सो इसकी वजह से आपको ये इस तरह का इफेक्ट दिखाई देता है, इसे हम लोग ऑनियन इफेक्ट भी कहते हैं। ये होता है बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम टेम्परेचर। ठीक है, जब टेम्परेचर कंटिन्यूअसली एक ही जगह पे पॉइंट आउट होता है तो उस रीजन की वजह से हमें इस तरह से हमें दिखाई देता है। ठीक है, समझते हैं फिजिकल वेदरिंग होता कैसा है। फिजिकल वेदरिंग, रॉक ब्रेक विदाउट चेंजिंग देयर केमिकल नेचर। ठीक है, रॉक अपने केमिकल नेचर को, इसने अपने नेचर को चेंज किया क्या, नहीं, अपने नेचर को चेंज किए बिना, केमिकल नेचर को चेंज किए बिना ही उसके अंदर किसी तरह से ब्रेकेज आ रहा है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, फिजिकल वेदरिंग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन ग्लास क्रैक ड्यू टू हॉट और कूल, जब ग्लास अपने आप को चेंज नहीं कर रहा है बट बहुत ज्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर की वजह से उसके अंदर ब्रेकेज आता है। कांच में भी ऐसा होता है, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर आता है तो कांच के अंदर भी ब्रेकेज आता है। तो जब ग्लास, कोई कांच का ग्लास है और उसके अंदर ब्रेकेज आ रहा है बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम हॉट और एक्सट्रीम कूल वेदर की वजह से, ठीक है, तो जब वो ब्रेकेज आता है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, फिजिकल वेदरिंग। ठीक है, एक तरह से वो फिजिकल वेदरिंग का एग्जाम्पल कंसीडर कर सकते हैं हम। ठीक है, क्योंकि उसने अपने केमिकल रिएक्शन को चेंजेस किए नहीं। ठीक है, वो हीट के वजह से या फिर कूल के वजह से उसके अंदर इस तरह का रिएक्शन हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, रीजन फॉर मैकेनिकल वेदरिंग। ठीक है, मैकेनिकल वेदरिंग के कौन कौन से रीजंस है। ठीक है, मैकेनिकल वेदरिंग होता है बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम टेम्परेचर, टेम्परेचर की वजह से मैकेनिकल वेदरिंग हो सकता है।
फ्रोस्ट एक्शन की वजह से केमिकल वेदरिंग हो, मैकेनिकल वेदरिंग हो सकता है, क्रिस्टल ग्रोथ की वजह से हो सकता है मैकेनिकल वेदरिंग, एंड रीजन ऑफ प्रेशर, एक्सट्रीम प्रेशर आता है उस वजह से भी हो सकता है, एंड वाटर की वजह से भी हो सकता है। ठीक है, क्या हो सकता है? वेदरिंग हो सकता है। कौन सा वेदरिंग, कौन सा टाइप ऑफ वेदरिंग हो सकता है? मैकेनिकल, और मैकेनिकल को हम और क्या कहते हैं? फिजिकल टाइप ऑफ वेदरिंग। ठीक है, फिजिकल और मैकेनिकल वेदरिंग किस तरह से होता है? ड्यू टू एक्सट्रीम टेम्परेचर, टेम्परेचर की वजह से भी हो सकता है, बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम टेम्परेचर। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? एक्सफोलिएशन और ऑनियन इफेक्ट। ठीक है, ऑनियन इफेक्ट हम कह सकते हैं बिकॉज हमें ये इस तरह का ऑनियन इफेक्ट दिखाई देता है, जो रॉक है वो लेयर बाय लेयर फट रहे हैं ना, तो इस रीजन की वजह से हम इसे ऑनियन इफेक्ट भी कहते हैं। ठीक है, चलो इसके बारे में समझते हैं। आउटर पार्ट ऑफ रॉक गेट हॉटर देन द इनसाइड, है ना। जब भी हम जैसे समझो कि अगर हमने कुछ भी ऐसा कुछ भी लिया है, ठीक है, कुछ भी आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो किसी भी चीज का, सो जब आप उसके ऊपर हीट डाल रहे हो, ठीक है, कंटिन्यूअसली आप उसके ऊपर हीट डाल रहे हो, तो सबसे ज्यादा इफेक्ट किस पर आएगा? सबसे ज्यादा इफेक्ट उसके आउटर लेयर पर आएगा, आउटर पार्ट पर आएगा, है ना। तो आउटर पार्ट ज्यादा एक्सट्रीमली हॉट हो जाएगा, है ना, क्योंकि सारा हॉट ने जितना भी हॉट आ रहा है, जितना भी टेम्परेचर का इफेक्ट आ रहा है, वो सारा फर्स्ट वाले आउटर लेयर के ऊपर ही आएगा, है ना। उसके बाद जब आउटर लेयर इस चीज को कंट्रोल नहीं कर पाएगा और फिर वो फट जाएगा, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वाले लेयर पर वो इफेक्ट आएगा, है ना। इफ अगर फर्स्ट वाला लेयर के ऊपर इफेक्ट आ रहा है तो इनर लेयर्स को कुछ इफेक्ट आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। ठीक है, सारा का सारा प्रॉब्लम किसके ऊपर आएगा? सारे अपर वाले लेयर्स के ऊपर, है ना। जब हम बाहर जाते हैं और धूप आता है तो बहुत ज्यादा, जब धूप बहुत ज्यादा गर्मी का टाइम आता है, सीजन आता है, अभी अभी तो आया ही था, है ना, अभी कंटिन्यूअसली बारिश हम देख रहे हैं, बट इससे पहले तो हमने धूप ही देखा हुआ है बहुत ज्यादा, है ना। तो जब हम बाहर जाते हैं तो सबसे ज्यादा गर्म हमारा ये वाला पार्ट हो जाता है, मीन्स हमारा हेड बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, हमारा आउटर लेयर बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, उसके बाद हमारे इनर लेयर पर थोड़ा थोड़ा इफेक्ट आना स्टार्ट हो जाता है ना। तो उसी तरह से आउटर पार्ट रॉक गेट हॉटर देन द इनसाइड, इनसाइड पार्ट थोड़ा सा कम हीट होता है और आउटर पार्ट बहुत ज्यादा हॉट हो जाता है। आउटर लेयर एक्सपांड्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स, पील ऑफ लाइक ऑनियन स्किन, जैसे ऑनियन का स्किन पील ऑफ होता है उसी तरह से अपर वाला जो पार्ट होता है वो धीरे धीरे पील ऑफ होने लग जाता है। ठीक है, सो इसीलिए हम इसे ऑनियन इफेक्ट भी कहते हैं। टेम्परेचर का इफेक्ट इस तरह से हमें दिखाई देता है। ओके, चलो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इज फ्रोस्ट एक्शन। फ्रोस्ट एक्शन क्या होता है? जब ये चीजें हमें कहां पर दिखाई देगी? जो बहुत ज्यादा ठंडी वाले प्लेसेस है ना, उस प्लेसेस पर हमें इस तरह के इफेक्ट्स दिखाई देते हैं। कैसे दिखाई देंगे? जब बहुत ज्यादा ठंडी का टाइम होता है तो वहां पर बहुत सारे लाइक बहुत ज्यादा बर्फ वगैरह जमने लग जाएंगे, है ना। सो जब आइसिंग हो जाएगा, जब बर्फ जमने लग जाएंगे तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा? इफ जैसे समझो कि दो पत्थर है, ठीक है, दो पत्थर है, दो रॉक्स है, दो रॉक्स के बीच में थोड़े बहुत भी कहीं पे भी लाइक ब्रेक है, ठीक है, तो उस ब्रेक के अंदर पानी आएगा, ठीक है, और वो पानी जब फ्रीज हो जाएगा, जब वो बर्फ में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा, सो फ्रीज होने के बाद धीरे धीरे क्या हो जाता है? ब्रेकेज। क्योंकि आपको पता है जब वाटर कन्वर्ट हो जाता है, फ्रीज हो जाता है, आइस में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है ना। सो वो इतना ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है कि उसके बढ़ने की वजह से क्या हो सकता है? रॉक भी ब्रेक हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस। ठीक है, सो इस तरह से जब ये ठंडी वाले इलाके होते हैं ना, उस जगह पर आपको इस तरह से ब्रेकेज, रॉक्स के अंदर ब्रेकेज दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, वाटर एंटर क्रैक्स इन द रॉक, रॉक के अंदर जो क्रैक्स होते हैं उसके अंदर वाटर एंटर हो सकता है इन वेरी कूल रीजन, जो कूल वाले रीजन्स है उन्हीं इलाकों में हमें ये इस तरह का रिएक्शन दिखाई देता है, मैकेनिकल वेदरिंग दिखाई देती है इस तरह की, बिकॉज हमारे यहाँ पर तो कभी हो ही नहीं सकता है ना, हमारे यहाँ पर महाराष्ट्र के अंदर तो बिल्कुल भी हो नहीं सकता है ना। सो वाटर फ्रीजेस, जब वो ब्रेक के अंदर वाटर जाएगा, फिर वो जब फ्रीजिंग का टाइम आ गया,
जब ठंडी का मौसम आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब फ्रीज हो जाने के बाद क्या हो जाएगा, वो एक्सपांड हो जाएगा, है ना, धीरे धीरे वो एक्सपांड होता चला जाएगा और उसकी वजह से क्या हो जाता है, ब्रेक द रॉक्स अपार्ट, वो रॉक्स को क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। ये इतना छोटा सा जो बीच का ब्रेकेज है उसके अंदर जो वो पानी एंटर हुआ और एंटर होने के बाद फ्रीज हो जाने के वजह से वो धीरे धीरे एक्सपांड होते गया और रॉक को पूरा ब्रेकआउट कर देता है, ठीक है। सो ये रिएक्शन आप इस तरह से होता है, इस तरह से मैकेनिकल वेदरिंग होती है। सो फ्रॉस्ट एक्शन आप इसे कह सकते हैं, ठीक है। चलो, आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इज क्रिस्टल ग्रोथ। क्रिस्टल ग्रोथ हम कैसे समझेंगे, आप मुंबई में रहते हैं, आप सभी मुंबई में रहते होंगे, है ना। आप कभी ना कभी हाजी अली दरगाह गए हैं, वहां पर हाजी अली दरगाह के अंदर नहीं, वो जो वहां वाला जो बीच है, मुंबा देवी से लेकर हाजी अली का जो ये जो पूरा वो रूट है ना बीच से, वो रूट के आजू बाजू जो जितने भी पत्थर आपको दिखाई देंगे वो पत्थर आपको इस तरह के दिखाई देंगे, ठीक है। मैं मुंबा देवी गई थी और वहां पे से बीच की तरफ जब हम जा रहे थे ना, जो हाजी अली के इस साइड में और इस साइड में जो बीचेस है उस पर हम नीचे उतरे, ठीक है। ओ माय गॉड गाइस, इतना डेंजरस। मैंने थोड़ा सा हील टाइप्स पहने थे, सैंडल, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि अब मुझे इतना आइडिया नहीं था कि ये इतना डेंजर पत्थर है, तो मैंने अपने हील्स निकाल दिए और मैं आराम से मस्त उस पे चढ़ी। जैसे ही मैं उस पे चढ़ी गाइस, मैं बता नहीं सकती, मेरे पैर है ना बहुत सॉफ्ट है, क्योंकि मतलब मैं ज़्यादा एक्टिविटी नहीं करती उतना ज़्यादा, तो इस रीज़न की वजह से मे बी मेरे पैर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। वहाँ पर जाते ही इस पत्थर पर पैर रखते ही मेरे पैर में इतना कट गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो ये सब जो आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये खड्डे खड्डे से आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये सब इतने ज़्यादा नुकीले होते हैं ना कि लाइक अगर आप उसके ऊपर गिर गए, आप थोड़ा सा भी अगर आपने पैर को ऐसे हल्का सा भी उसके ऊपर फिसला या फिर घसीटा पैर को थोड़ा सा भी, तो वो पूरे पैर आपके कट जाएंगे। इतने ज़्यादा डेंजरस है ये, पूरे इस तरह का पत्थर आपको वहाँ पर दिखाई देता है और वो बहुत बहुत ज़्यादा डेंजर रहता है। बहुत लगता है, बहुत चोट लगता है, घुटने में, पैर पे बहुत ज़्यादा लगता है। सो इस तरह का आपको वहाँ पर इफेक्ट दिखाई देगा। अगर आप कभी ना कभी गए होंगे ना उस वाले बीच के ऊपर, मुझे उस बीच का एग्जैक्ट नेम नहीं पता, बट मुझे इतना पता है कि मुंबा देवी आप अगर गए होंगे तो फिर वहाँ से आप हाजी अली दरगाह की तरफ अगर गए होंगे कभी, तो वो बीच में उस तरफ का जो बीच है उसके अंदर आपको ये दिखाई देगा, इस तरह का पत्थर दिखाई देगा। सो ये कैसे होता है उसके बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रिस्टल ग्रोथ, ठीक है। क्रिस्टल ग्रोथ के अंदर आपको क्या बताया हुआ है, ऑन सी कोस्टल, जब हम सी कोस्टल वाले एरियाज में जाते हैं तो सॉल्टी अल्कलाइन वाटर एंटर रॉक होल्स। ये जो रॉक के होल्स होते हैं ना उसके अंदर ये वाटर जो है वो एंटर हो जाते हैं, ठीक है। ये वाटर एंटर हो जाते हैं। अब इस वाटर के अंदर क्या है, बहुत ज्यादा सॉल्ट है ना। सो क्या होगा यहाँ पर, क्या होगा, वेपर फॉर्म होगा, है ना, हम सभी को पता है। सो वेपराइजेशन होने की वजह से पानी सारे वेपर में कन्वर्ट होकर निकल जाएंगे और उसके अंदर के जो सॉल्ट्स होंगे वो उसके अंदर ही रह जाते हैं, ठीक है। सो वो क्या कर देते हैं, अगेन वो ब्रेकेज फॉर्म करते हैं, ठीक है। वाटर इवेपोरेट और लिविंग क्रिस्टल्स, ठीक है। वाटर इवेपोरेट हो जाता है और क्या छोड़ देता है, क्रिस्टल्स को छोड़ देता है उसके अंदर ही। सो क्रिस्टल एक्सपांड एंड ब्रेक द रॉक। क्रिस्टल धीरे धीरे एक्सपांड होता चला जाता है और वो क्या करता है, ब्रेकेज लाता है रॉक्स के अंदर। मेक हनी बी, लाइक जैसे आप हनी बी का स्ट्रक्चर देखते हो ना, तो वो हनी बी के जैसे आपको ये पत्थर दिखाई देने लग जाते हैं, ठीक है। सो ये इसका एग्जाम्पल था, ठीक है। सो मैकेनिकल वेदरिंग के अंदर आपको कैसे कैसे इफेक्ट्स दिखाई देते समझा आपको। मैकेनिकल वेदरिंग के अंदर हमने टेम्परेचर के वजह से इफेक्ट देखा, उसके बाद हमने क्रिस्टल फॉर्मेशन की वजह से, क्रिस्टल ग्रोथ की वजह से हमने देखा, उसके बाद हमने फ्रोस्ट की वजह से देखा, फ्रोस्ट एक्शन की वजह से देखा। चलो नेक्स्ट देखते हैं, रिलीज ऑफ प्रेशर। रिलीज ऑफ प्रेशर के अंदर अगेन आप इस तरह का स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ठीक है। ये मेरे को और दूसरा एग्जांपल नहीं मिला, सो मैंने इसीलिए इसको यहाँ पर लगाया हुआ है, ठीक है। सो ये रिलीज ऑफ प्रेशर के अंदर अगेन आप इस तरह का इफेक्ट दिखाई दे सकता है आपको, ठीक है। अपर लेयर ऑफ रॉक प्रेस डाउन और ऑन अ लोअर लेयर, इफ अपर लेयर इज रिमूव्ड इनर रॉक एक्सपांड एंड क्रैक्स। सो क्या हो जाता है, जैसे जैसे अपर लेयर के ऊपर किसी भी चीज का इफेक्ट
इफेक्ट आता है सबसे ज्यादा अपर लेयर के ऊपर, ठीक है। सो उसके ऊपर जब वो ब्रेकेज आने स्टार्ट हो जाते हैं तो सारा इफेक्ट किसके ऊपर जाएगा, लोअर पर जाएगा, और फिर उसकी वजह से क्या आता है, ब्रेकेज आ जाता है रॉक्स के बीच में, ठीक है। सो ये होता है रिलीज ऑफ प्रेशर की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट इज वाटर। वाटर, सो ग्रैनुअल वेदरिंग भी हम इसे कहते हैं, ठीक है, और वाटर वेदरिंग भी हम इसे कह सकते हैं। इसका इफेक्ट आपको कैसे दिखाई देगा, जैसे कि सम रॉक्स, जैसे कि सैंडस्टोन ऑब्जर्व वाटर, जैसे कुछ रॉक्स होते हैं ऐसे, मतलब लाइक थोड़े से वो वीक वाले रॉक्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, और वाटर को एब्जॉर्ब, इतना ज्यादा वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं ना कि कुछ टाइम के बाद क्या होता है कि जब आप उसको हाथ लगाएंगे ना तो वो टूटने लग जाते हैं। बहुत ही एकदम हल्का प्रेशर डालने के बाद भी वो रॉक के अंदर आपको ब्रेकेज दिखाई देंगे, लाइक वो सैंड के जैसे दिखाई देने लग जाएंगे, आपको सैंड के जैसे हो जाते हैं वो पार्टिकल। लुक्स रॉक क्रम्बल्स, जैसे रॉक की क्रम्बल्स कर देंगे वो। इफ बिग ब्लॉक सेपरेटेड कॉल्ड ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन, और इसे हम लोग क्या कहते हैं, ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन। जब उसमें से बड़े बड़े ब्लॉक्स निकल जाते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ब्लॉक इंटीग्रेशन कहते हैं। ओके, सो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है, या आप इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ठीक है। सो आई होप सो आपको इतना टॉपिक समझ में आ गया होगा। आज हमने कंप्लीट किया था, कौन से टॉपिक को कंप्लीट किया, अभी हमने कंप्लीट किया किस टॉपिक को, मैकेनिकल वेदरिंग को, है ना, फिजिकल वेदरिंग जिसे हम कहते हैं, ठीक है। सो फिजिकल वेदरिंग का टॉपिक आज के लेक्चर में हमने कंप्लीट कर लिया, हमारा चैप्टर नंबर 3, जिसका आज लेक्चर नंबर 1 था, और लेक्चर नंबर 1 के अंदर हमने एक्सोजेनेटिक प्रोसेस क्या होता है उसके बारे में समझा, और मैकेनिकल वेदरिंग के बारे में समझा। अब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टार्ट करेंगे हमारा न्यू टॉपिक, जो कि होगा केमिकल वेदरिंग एंड बायोलॉजिकल वेदरिंग। ओके, चलिए, सो फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना, और आपको लेक्चर कैसा लगा, आपको कितनी चीजें समझ में आई, और आप कभी हाजी अली दरगाह वाले पत्थर के पास गए हो कि नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना, ताकि मुझे भी पता चले कि किसी और को ऐसी वाली फीलिंग आई है कि नहीं, किसी और को चोट लगा है कि नहीं, ठीक है। चलो, सो कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। ओके, चलो, सो बाय बाय, मिलते हैं इन नेक्स्ट लेक्चर।